दोस्तों, आपने उम्मीद है मेरे पुराने वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। जो अगर नहीं देखे हैं तो कृपया ये इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जितने भी वीडियोस पोस्ट किए हैं उसके बारे में जानकारी मिलती रहे और भविष्य में भी जो वीडियोस आएंगे उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन जानकारी मिलती रहे। तो अब हम इस जजमेंट के ऊपर जाते हैं। ये जजमेंट थी अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर की। इस जजमेंट पे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी डायरेक्शंस दी थी। तो ये जजमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये उन लोगों पे जो अभी 498 ए आईपीसी का जिनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई है या फिर जो जो अभी पुलिस ने अभी चार्जशीट फाइल नहीं किया या फिर जो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अभी आवेदन करना चाहते हैं और कर या फिर उनकी जो प्रक्रिया में लगे हुए हैं 498 ए आईपीसी में एंटिसिपेटरी बेल के लिए, और या फिर पुलिस ने अभी वुमेन सेल के सामने कुछ कंप्लेंट्स पेंडिंग होगी जिनकी, तो ये जजमेंट्स काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल होगी उनके लिए। तो इसके लिए जानकारी होना जो बहुत ज़रूरी है ताकि जितने भी लोग हैं उनके अपने राइट्स हैं जो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए हैं वो सब जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हों, उन सब पे भी ये जजमेंट अब एप्लीकेबल है, बाइंडिंग है। तो आइए हम देखते हैं, गौर करते हैं इस जजमेंट में क्या था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस दी। तो ये जजमेंट थी, पहले केस टाइटल पे जाते हैं। ये जजमेंट थी अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर। इसमें जो डाला था सब्जेक्ट था क्रिमिनल अपील 1277 2014 की, जो स्पेशली पिटीशन फाइल की थी 9127 2013 में, जो स्पेशली पिटीशन फाइल की थी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, वो आगे जाके क्रिमिनल अपील में कन्वर्ट हो गई। तो ये कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी उस जज। आइए देखते हैं उसमें क्या था। तो ये कोर्ट में ये लिखा है इस जजमेंट में कि जो पिटिशनर थे, मतलब जो एप्लीकेंट थे, वो उन्होंने अपनी उनको डर था कि वो अरेस्ट हो जाएंगे और ये केस 498 और 406 सेक्शन 4 डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट पे रजिस्टर्ड हुआ था। उनको एप्रीहेंशन थी कि वो अरेस्ट हो जाएंगे, तो जिसमें मैक्सिमम प्रिजनमेंट जो है वो 3 साल की होती है और डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट में मैक्सिमम प्रिजनमेंट 2 साल की होती है, ये बताया सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसमें जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 थी वो वाइफ थी। तो पिटिशनर ने बताया, पिटिशनर जो थे वो हस्बैंड थे। तो मैरिज, इस फैक्ट्स में ये लिखा हुआ है कि जो मैरिज थी उनकी 1 जुलाई 2007 में हुई थी। तो जो पिटिशनर मतलब जो हस्बैंड है उनका अटेम्प्ट था एंटिसिपेटरी बेल लेने का, वो फेल हो गया था मतलब लोअर कोर्ट, मतलब सेशन कोर्ट में। फिर उन्होंने अब एंटिसिपेटरी बेल फेल हुआ था, मतलब कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में फेल हो गया था। तब इसके बाद ही फिर वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने याचिका दायर की। तो अब इन्होंने इस पैराग्राफ में थोड़ी सी एलिगेशंस लगाई हुई हैं। जो क्या एलिगेशंस थी कंप्लेंट में, जो वाइफ ने जो एलिगेशंस लगाई थी वो ये एलिगेशंस थी कि जो भी एलिगेशंस थी वो इसमें रिप्रोड्यूस की हुई है। इस पर हम अभी गौर नहीं करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या लिखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने बताया कि जो पिटिशनर थे उन्होंने जो भी एप्लीकेशन पहले प्रेफर की थी और जो सेशन कोर्ट के सामने जो कि रिजेक्ट हो गई थी, लिखा है विच वाज रिजेक्टेड बाय द लर्नर्ड जज। उसके बाद फिर हाई कोर्ट का दबाया खटखट आया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। ये ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की चिंता, मतलब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने चिंता दिखाई इन केसेस के बारे में। उन्होंने बताया कि ये इस तरह के जो मैट्रिमोनियल केसेस हैं वो काफ़ी डिस्प्यूट्स काफ़ी सालों से बढ़ गए हैं। और फिर इन्होंने बताया कि जब सेक्शन 498 जब इंट्रोड्यूस किया था, इसका मेन मकसद था कि हरासमेंट को दूर करना। जो वाइफ है नए जो आती हैं वाइफ, वो जो उनके हस्बैंड हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनकी से जो हरासमेंट हो रही है उससे बचाने के लिए ये सेक्शन बनाया गया था। फिर बताया कि इस 498 जो है वो एक कॉजनेबल है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मींस पुलिस जो है इस सेक्शन में डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है। कॉजनेबल उसको कहते हैं जो पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकता है। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस भी बताया था। लेकिन
अब ये साथ में अब चिंता यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बताई कि उन्होंने बताया है कि जो प्रोविजंस हैं वो यूज हो रहे हैं एक शील्ड rather than शील्ड के बजाय इस प्रोविजंस को मिसयूज किया जा रहा है। और फिर उन्होंने बताया कि इट इज अ ड्यूबियस प्लेस ऑफ प्राइड अमंग द प्रोविजंस दैट दीज आर यूज्ड एज ए वेपन्स के तौर पे यूज किया जा रहा है rather than शील्ड। मतलब ये कि ये सेक्शन 498 बनाया था कि इससे बचाव किया जा सके ताकि हरासमेंट ना हो मैरिड वुमेन को, और लेकिन अब इसको एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये चीज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। अब इन्होंने कहा फिर कि जो सिंपल वे है इसको हरास करना हस्बैंड और रिलेटिव्स को, कि चलो सिंपल इस प्रोविजन पे ये केस बना लगा दो। आगे क्या लिखा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि जो बेड रिडन ग्रैंडफादर्स हैं और ग्रैंड मदर्स हैं और सिस्टर्स जो बाहर रह रही हैं वो भी अरेस्ट कर लिए जाते हैं। जो सिस्टर्स हैं, बहनें हैं वो हस्बैंड की, जो ग्रैंडफादर्स हैं जो काफी ज्यादा मतलब एजेड हो चुके हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्राइम इन इंडिया एंड 2012 स्टैटिक्स का उन्होंने नरेशन बताया हुआ, उस पर रेफरेंस दिया उन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ये पब्लिश किया था डाटा। फिर अब उस डाटा पे चिंता दिखाई। उन्होंने डाटा में बताया कि 1,97,782 1,97,762 पर्सन जो है 2012 में अरेस्ट किए गए थे। सिर्फ देखिए 1,97,762 लोग अरेस्ट किए गए थे जिसमें, और अब जो है 2000 जो कि 2011 में के मुकाबले 9.4% की बढ़ोतरी है। 9.4% की देखिए कि इसमें ग्रोथ का इजाफा बताया है कि 2011 में जितने लोग अरेस्ट हुए थे उससे 9.4% का ग्रोथ हुआ। अब फिर आगे बताया कि जो अंदर मतलब 2012 में जो भी अरेस्ट हुए थे जिसमें 1/4 वो लेडीज थी। 247,951 आरती जो मदर्स, सिस्टर्स और हस्बैंड की थी वो इंक्लूड कर अरेस्ट के अंदर दिखाई गई हैं, जो डाटा के अंदर है। जो देखिए फिर उन्होंने बताया कि जो शेयर है फिर इसका वो 6% आउट ऑफ द टोटल पर्सन्स अरेस्टेड अंडर क्राइम अंडर इंडियन पीनल कोड। तो 6% जितने लोग अरेस्ट किए गए उसमें से 6% से 498 में ही अरेस्ट हुए हैं। फिर आगे लिखा है कि फिर साथ में इन्होंने ये बताया कि आगे इस लाइन पे हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर बताया कि जो चार्जशीट फाइल की गई है वो कि 93.6% होती है, वाइल कन्विक्शन रेट सिर्फ 15% है। मतलब कि जो भी FIR लॉन्च होगी तो पुलिस जो है 93.6% में चार्जशीट फाइल कर देगी। ये चीज बताई है। और फिर बताया कि कन्विक्शन रेट जो है सिर्फ 15% है, तो जो कि लोएस्ट है जितने भी सारे हेड्स में मुकाबले। अब बाकी जितने भी डकैती, थेफ्ट, जितने भी केसेस होते हैं उनमें कन्विक्शन ज्यादा रेट होता है हाई। इस केस में इन केसेस कैटेगरी के जो के हेड्स हैं 498 के जो हेड्स हैं उसमें से कन्विक्शन 15% है, सॉरी। फिर उन्होंने बताया कि अब आगे उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन भी दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने बताया कि 3,72,706 केसेस हैं वो पेंडिंग ट्रायल के लिए। तो जब जजमेंट पास हुई थी तो 2014 की जो डाटा जो उन्होंने दिया था 2012 का, तो उन्होंने बताया कि 3,72,000 अभी तक पेंडिंग है। फिर उन्होंने कहा कि 3,17,000 लाइकली टू बी एक्विटल, बिना मतलब देखिए अभी ट्रायल में पेंडिंग पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी कि 3,17,000 जो पिछला जो डाटा था उसके बारे में बताते हुए, हवाला जो भी जो पिछला जो डाटा था उसके बारे में बताते हुए पहले ही कह दिया कि 3,72,706 केसेस पेंडिंग में है ट्रायल के लिए, और 3,17,000 जो है वो लाइकली टू बी एक्विटल, मतलब कि आने वाले टाइम समय में वो बरी हो जाएंगे। आगे फिर थोड़ी गहरी चिंता बताई उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अरेस्ट जो है वो ह्यूमिलिएशन बनाती है आदमी को, ठीक है। लॉ मेकर्स को पता था और पुलिस को भी पता है ये सारी बात कि जब एक आदमी अरेस्ट हो जाता है उसकी किस तरह की ह्यूमिलिएशन होती है। तो ये बैटल है बिटवीन लॉ मेकर्स एंड पुलिस। इट सीम्स दैट पुलिस हैव नॉट लर्न द लेसन इम्प्लिक्ट एंड एम्बॉडीड इन CRPC। तो अभी क्या तक आगे लिखा उन्होंने कि पुलिस जो है वो अभी कॉलोनियल इमेज जो अंग्रेजों के जमाने में थी, जो इमेज थी पुलिस की, उस इमेज से अभी बाहर नहीं आई है। और 6 डिकेड्स हो चुके हैं इंडिपेंडेंस को, मतलब आजादी हुई 1947 में, अब 6 डिकेड्स लगभग पास हो गए हैं जब जजमेंट पास हुई थी।
तो अब ये बता दिया है कि ये टूल है हरासमेंट के लिए। आगे ये चीज लिखी सुप्रीम कोर्ट ने कि टूल है हरासमेंट के लिए, ऑपरेशन के लिए, श्योरली नॉट लाइकली टू बी फ्रंट ऑफ द पब्लिक, पब्लिक के लिए नहीं है ये, जो इट इज लार्जली कंसिडर एज ए टूल ऑफ हरासमेंट एंड श्योरली नॉट कंसिडर एज ए फ्रेंड ऑफ द पब्लिक। जो अरेस्ट है, अरेस्ट के बारे में बताया, सॉरी। अब फिर आगे फिर कॉशियस फिर थोड़ी ऑब्जर्वेशन बताई है सुप्रीम कोर्ट ने, काफी इन्होंने डिटेल है, 21 पेज की जजमेंट है। आगे फिर थोड़ा सा होड़ के गौर करते हैं इसमें क्या लिखा था। हाँ, फिर कहा कि लॉ कमीशंस, पुलिस कमीशंस और कोर्ट्स को ने एम्फसाइज किया और बैलेंस बनाने की, मतलब बैलेंस बनाने की जरूरत है कि जो इंडिविजुअल की लिबर्टी है और सोसाइटियल ऑर्डर है, जब आदमी को अरेस्ट करते हैं तो उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल की लिबर्टी और सोसाइटियल ऑर्डर की, और अरेस्ट भी करना है और जो उसकी लिबर्टी, उनके बीच में बैलेंस बनाना है। पुलिस को लगता है कि, फिर उन्होंने बताया कि पुलिस जो है ऑफिसर्स है मेक अरेस्ट एज दे बिलीव दे पोजेस द पावर टू डू सो। पुलिस को लगता है कि उनके पास पावर है तो वो अरेस्ट कर लेंगे किसी को भी। तो फिर आगे फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कि नो अरेस्ट शुड बी मेड ओनली बिकॉज द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल एंड देयरफॉर लॉफुल फॉर द पुलिस ऑफिसर टू डू सो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा हम मानते हैं कि आदमी को अरेस्ट इस ग्राउंड पे नहीं कर लेना चाहिए कि वो जो सेक्शन जिसके अंडर वो आप अरेस्ट कर रहे हैं वो नॉन बेलेबल है और कॉजनेबल है। तो ये काफी लंबी जजमेंट है, इसके ऊपर हम देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी इसमें ऑब्जर्वेशन दी थी। फिर सेक्शन 41 को भी डिस्कस किया था सीआरपीसी का। तो उसमें बताया कि जो पार्लियामेंट ने पास क्या कहते हैं, जब से सब चीजें अरेस्ट हो रही थी तो पार्लियामेंट ने एक रिकमेंडेशन दी, जो पार्लियामेंट ने रिकमेंडेशन, लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी पार्लियामेंट को इंटरवीन करना पड़ा। और 2001 में एक सीआरपीसी के अंदर 41 सेक्शन इनेक्ट करना पड़ा, सेक्शन 41 सीआरपीसी के अंदर। और ये क्या है कि लॉ कमीशन ने ये पहले भी रिपोर्ट्स दी थी, रिकमेंडेशंस दी थी 152, 154 के लिए। आगे देखते हैं। फिर सेक्शन 41B के ऊपर डिस्कस किया है, जो सीआरपीसी में है, अवेलेबल है। सेक्शन 41B क्या कहता है, वो कि पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। तो 41B के कुछ इंग्रेडिएंट्स है, उसके ऊपर थोड़ा हम गौर करते हैं क्या है वैसे होते हैं जो इंग्रेडिएंट्स। ये एक लेजिस्लेशन है जो सीआरपीसी के प्रोसीजर रूल्स में अवेलेबल है। उसमें लिखा है 41B पार्ट 2 के ऊपर लिखा है कि द पुलिस इज ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट अरेस्ट जब तभी होनी चाहिए जब एक लगे कि पर्सन फर्दर कोई ऐसा ऑफेंस ना कर दे। मान लो कोई इसने ऑफेंस की है, फर्दर कोई ऑफेंस ऐसा ना कर दे, तब अरेस्ट जरूरी है। या लगे कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तभी हो सकती है जब तक उसको अरेस्ट ना किया जा सके। और या फिर उस पर्सन को रोकने के लिए कि ये एविडेंस को हटा देगा, टेम्पर कर देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे उसको सजा ना दिलाई जा सके, तो अरेस्ट इस केसेस में जरूरत होती है। और या फिर ऐसे केस में जरूरत होती है कि वो लगेगा कि इंड्यूस कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, या फिर ऐसे गवाह जो हैं, जो बारे में जो कुछ जानकारी रखते हैं, उनको डरा रहा है, धमका रहा है या इंड्यूस कर रहा है कि भाई, तो इन्वेस्टिगेशन को किसी तरीके से हैम्पर्ड कर रहा है। या फिर पुलिस को लगे कि ये आदमी जब हम इसे प्रोड्यूस करें ये अवेलेबल ही नहीं होगा, जब मान लीजिए अब कोर्ट में हम लेके जाते हैं वो पर्सन अवेलेबल ही ना हो, तो फिर उसे लगता है कि इसलिए इसकी अरेस्ट बहुत जरूरी है। तो ये इंग्रेडिएंट्स बताए थे 41B के अंदर। आगे चलते हैं। तो ये उसी चीज को एनालाइज किया जो सेक्शन के अंदर 41B के अंदर लिखे हुए थे सेक्शंस। अब आर्टिकल फिर आगे बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो अरेस्ट की जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, विदाउट वारंट जो अगर किसी को अरेस्ट करती है, किसी अक्यूज्ड को अरेस्ट करती है, तो क्या कहते हैं, पुलिस का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक राइट है उनको। और 57 सीआरपीसी को भी है कि जब भी आप अरेस्ट करते हो तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करो, बिना वारंट के आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ द नेसेसरी फॉर जर्नी। मतलब ये अगर वो मजिस्ट्रेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे का है तो वो टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो 24 घंटे के अंदर अंदर सेक्शन 57 सीआरपीसी कहता है कि उसको प्रोड्यूस करो।
और फिर मजिस्ट्रेट के बारे में लिखा है कि जो अथॉराइज, अब 167 सीआरपीसी में क्या लिखा है देखिए, अक्यूज्ड कैन be kept in detention beyond a period of 24 hours only when it is authorized by the magistrate in exercise of power under section 167 CRPC। मजिस्ट्रेट चाहे तो फिर आगे उसकी जो अरेस्ट है, जो कस्टडी है, वो बढ़ा सकते हैं 24 घंटे के अंदर, लेकिन वो मजिस्ट्रेट जो पावर यूज करेंगे 167 सीआरपीसी में करेंगे। तो क्या है कि जो पावर है डिटेंशन की, एक solemn function है, it affects the liberty and the freedom of the citizen as needs to be exercised with great care and caution। तो कहा कि इस पावर्स को बहुत कॉशंस के साथ और केयर के साथ यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे आदमी की लिबर्टी और फ्रीडम अफेक्ट होती है। और फिर लिखा है कि क्या अब आगे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता दिखाई है कि उन्होंने बताया, ऑब्जर्वेशन दी है उसमें, उन्होंने कहा है कि आवर एक्सपीरियंस टेल्स अस दैट इट इज नॉट एक्सरसाइज्ड विद द सीरियसनेस एट इट डिजर्व्स। इन मेनी केसेस डिटेंशन इज एक्सरसाइज्ड इन ए रूटीन, कैजुअल एंड कैवलियर मैनर। तो मतलब एक मैकेनिकल मैनर में क्या दिया जाता है कि डिटेंशन कर दी जाती है। Before a magistrate authorizes detention under 167 CRPC, he has to be first satisfied that arrest made is legal and in accordance with the law and all the constitutional right of the person arrested is satisfied। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मजिस्ट्रेट को पहले सारे अपने जो भी सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए कि जो उसकी अरेस्ट है वो अकॉर्डिंग कानून के मुताबिक की गई है, और सारे उसके और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं आदमी के, वो पूरे सेटिस्फाइड है, पूरी तरह से ठीक है। ये जो उस आदमी को आप अरेस्ट कर रहे हैं, जो अगर लिखा है फिर से, अगर लगे कि अरेस्ट 41 सीआरपीसी के अंदर वो सेटिस्फाई नहीं करती है, साथ लिखा है, if the arrest of the affected by the police doesn't satisfy the requirement of section 41 CRPC, magistrate is duty bound not to authorize his further detention accused। मान लीजिए पुलिस ने ऐसे ही किसी को अरेस्ट कर लिया है, अगर मजिस्ट्रेट को लगे इसकी फर्दर डिटेंशन या अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसको जरूरी बाइंडिंग नहीं है कि वो फर्दर वो अरेस्ट डिटेंशन को बढ़ाए, इमीडिएट अक्यूज्ड को रिलीज कर देना चाहिए। ये चीज लिखी है उन्होंने, बात बताई है उन्होंने, सॉरी। तो बाकी ऑब्जर्वेशन बताई है, मतलब डायरेक्शंस दी हैं उसने। आगे हम फाइनल डायरेक्शंस के अंदर जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबी जजमेंट हो जाएगी, ये 21 पेज की है। आगे थोड़ा सा नक्शल में हम जाते हैं। सेक्शन 41 सीआरपीसी के बारे में एक अनदर प्रोविजन के ऊपर डिस्कस किया है। उन्होंने बताया कि सेक्शन 41 ए भी एक सेक्शन प्रोविजन आ गया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, जो कि 2008 में का है सेक्शन है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट 2008, जो कि रेलिवेंट है। और उसके सेक्शन 41 ए के ऊपर डिस्कस किया है इन्होंने कि नोटिस टू अपीयर बिफोर द पुलिस ऑफिसर। The police officer shall, in all cases where the arrest of the person is not required under section 1 of 41, issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists that he has committed a causative offense to appear before him or such other person as may be satisfied। फिर सर पार्ट 2 लिखा है कि ये सारा सेक्शन 41 कहाँ है। अब उस प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है, अब इस सुप्रीम कोर्ट ने जो भी वो तो लेजिस्लेशन था 41A, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो प्रोविजन पूरा क्लियर कर देता है कि पर्सन जो अरेस्ट किया गया है वो नॉट, मतलब वेयर जो पर्सन की अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है अंदर, तो पुलिस ऑफिसर को एक नोटिस देना चाहिए। द पुलिस ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू इशू अ नोटिस डायरेक्टिंग द अक्यूज्ड टू अपीयर बिफोर हिम टू एट ए स्पेसिफाइड प्लेस एंड टाइम। तो अब लेजिस्लेशन बना हुआ है, कानून बना हुआ है कि अगर लगे कि पुलिस ऑफिसर को लगे कि इसकी अरेस्ट की जरूरत नहीं है, तो एक नोटिस सर्व करे उसको कि आप इस डेट को थाने में जब जो भी प्लेस और टाइम है यहाँ आ जाओ। फिर लॉ लिखा, लॉ obliges an accused to be appear before the police officer and further mandates if such accused complies with the terms and notice he shall not be arrested। मान लीजिए अक्यूज्ड उस टाइम और प्लेस पे आ जाता है और तो फिर उसने कॉम्प्लाई कर लिया उस नोटिस को, तो फिर ऐसे केस में उसको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए जब तक उसे पुलिस को लगे कि, साथ में एक कॉमा भी लगा है, अनलेस द रीजंस फॉर रिकॉर्डेड द पुलिस ऑफिसर्स टू ओपिनियन दैट अरेस्ट इज नेसेसरी। तो देखिए ये तो अब सेक्शन ये है कि अगर थाने में आता है, अगर उसे पुलिस को लगता है कि ये रीजंस रिकॉर्ड करती है, अपने ग्राउंड्स बताती है कि हाँ जरूरत है इसकी अरेस्ट की, तो अरेस्ट भी कर सकती है। ऐसे नहीं कि वो पूरा तरह से एक शील्ड मतलब है इसमें 41A में, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा इसमें, ऑब्जर्वेशन मैं बता रहा हूँ कि 41A में मतलब अगर पुलिस ऑफिसर को लगे कि अरेस्ट की जरूरत है
तो अरेस्ट भी कर सकती है। At this stage, also the condition precedent for the arrest as envisaged under Section 41 has to be complied and shall be subject to the scrutiny of the magistrate as aforesaid। तो वो चीज 41 CRPC कंप्लाई होगा जो जैसे पहले उन्होंने डिस्कस किया है। अब आगे बताया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कि 41 CRPC authorize police officer to arrest accused without the order of magistrate and without warrant are scrupulously enforced. The wrong committed by the police officers intentionally or unwittingly would be reversed, and number of cases and the number of the cases which come to the court for the grant of anticipatory bail will be substantially reduced। कहते हैं अगर ये 41 CRPC अगर ठीक से इन्फोर्स किया जाएगा तो अगर वो तो फिर नंबर ऑफ जो केसेस जो एंटिसिपेटरी बेल के लिए आते हैं, मान लो सबको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, जब FIR लॉन्च कर लेती है, अगर पुलिस ही अगर ठीक से अगर ये प्रोविजंस फॉलो कर लेगी, अगर पुलिस ये 41 CRPC का प्रोविजंस ठीक से फॉलो करेगी कि मतलब नोटिस दिया, आपने सर्व किया और लगे कि अरेस्ट की जरूरत नहीं है, तो फिर लोगों को भागना नहीं पड़ेगा हर केस में एंटिसिपेटरी बेल के लिए। तो कहते हैं कि कोर्ट का प्रेशर भी रिड्यूस होगा अगर 41 CRPC ठीक से पुलिस इन्फोर्स करती है। तो फिर आगे उन्होंने बताया कि आगे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये बताया कि इस जजमेंट में अननेसेसरी पुलिस को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, कि पुलिस ऑफिसर्स को अक्यूज को अननेसेसरी अरेस्ट नहीं करना चाहिए। मजिस्ट्रेट को भी साथ आगे भी सिर्फ पुलिस के बारे में नहीं लिखा, मजिस्ट्रेट साहब के बारे में भी लिखा, मजिस्ट्रेट डू नॉट अथोराइज डिटेंशन कैजुअली एंड मैकेनिकली। तो ये ऐसे नहीं कि पुलिस ने अरेस्ट किया, उसको लेकर आए पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने और मजिस्ट्रेट ने कैजुअली चलो जी डिटेंशन में जाओ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मजिस्ट्रेट को करना चाहिए, या कैजुअली मैकेनिकल मैनर में नहीं करना चाहिए। तो अब ये डायरेक्शंस दी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं। ये अब डायरेक्शंस पे आइए जो मेजर इशू जो पार्ट है जजमेंट का। ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स टू इंस्ट्रक्ट इट्स पुलिस ऑफिसर नॉट टू ऑटोमेटिकली अरेस्ट when case under section 498 of IPC is registered, but to satisfy themselves about the necessity for the arrest under the parameters laid down above the flowing from the section 41 CRPC। तो डायरेक्शंस क्योंकि लेजिस्लेशन तो ऑलरेडी बना हुआ था, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस लेजिस्लेशन का ही बताया है कि स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट दिया जाता है कि सब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली जो भी 498 IPC का केस रजिस्टर्ड होगा। पहले उनको सेटिस्फाई करना होगा, जो पैरामीटर्स बताए हैं 41 CRPC में उसको फॉलो करने होंगे, उसके बाद ही जो बनता होगा करना होगा। फिर साथ में लिखा ऑल पुलिस ऑफिसर शुड बी फॉलोड विद द चेकलिस्ट। जो चेकलिस्ट पहले अभी डिस्कस की थी 41B के जो पोर्शन था 2 के अंदर कि जो ग्राउंड्स थे वो सारी चेकलिस्ट को देखना पड़ेगा कि टेम्पर कर सकता है एविडेंस को कि नहीं, इसके ये भाग तो नहीं सकता है या फिर थ्रेटनिंग तो नहीं कर रहा है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले चेक करना पड़ेगा उस पुलिस को। फिर आगे लिखा है पुलिस शैल फॉरवर्ड द चेक लिस्ट ड्यूली फिल्ड एंड रीजंस बताने होंगे इसको अरेस्ट को, और जब अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने फर्दर कस्टडी मांग रही है पुलिस तो ये सारे रीजंस उसको लिखने होंगे अपने। फिर आगे मजिस्ट्रेट के ऊपर भी डायरेक्शंस दी है कि मजिस्ट्रेट व्हाइल रिकॉर्डिंग डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड शैल produce the report furnished by the police officer in terms of foresight and only after recording his satisfaction the magistrate will authorize the detention। तो मजिस्ट्रेट को लिए भी ये डायरेक्शंस दी हुई हैं कि उन्हें लगे कि पुलिस ने प्रॉपर वो कंप्लाई किया है और सारे रीजंस जो बताए हैं 41B के अंदर लिखे हैं, तो उसके बाद ही अगर लगे कि अगर फर्दर इनको डिटेंशन की जरूरत है तभी तभी अथोराइज्ड है मजिस्ट्रेट कि उस अक्यूज्ड को फर्दर डिटेंशन के लिए भेजें कि नहीं भेजें। The decision to not to arrest the accused be forwarded to the magistrate with 2 weeks from the date of institution of a case with a copy to the magistrate, which may be extended by the superintendent of police of the district for the reasons to be recorded in writing। तो clarify है। अब ये लिखा है कि notice to the parents in terms of 41A CRPC to be served on accused within 2 weeks from the date of institution of case। कहते 2 हफ्ते के अंदर मजिस्ट्रेट मतलब जो अक्यूज्ड को नोटिस ऑफ अपीयरेंस के लिए भेजना होगा। जब मान लो अगर FIR रजिस्टर्ड होगी तो 2 वीक्स का टाइम दिया जाएगा, विच में जो उस टाइम को थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है अगर सुपरिटेंडेंट साहब चाहें, SP जो पुलिस के एरिया के जो होंगे तो, लेकिन उनको भी रीजंस बताने पड़ेंगे क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं इन राइटिंग में रीजंस। तो सब क्यों कानूनन होगा, सब कुछ पावर्स का भी जो होगा वो कानूनन उपयोग होगा। अब फिर आगे डायरेक्शंस दिया, देखिए ये ताकि ऐसे चीजों को रोका जा सके,
डिटरेंट रहेगा पुलिस ऑफिसर्स के लिए। साथ लिखा फेलियर्स, डायरेक्शन का 7 पोर्शन पे ध्यान से देखिए। फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस officers shall, part from rendering the police officers concerned liable for the departmental action, they shall also be liable to be punished for contempt of court to be instituted under the high court having jurisdiction। मान लीजिए पुलिस ने ऐसे ही अरेस्ट कर लिया मैकेनिकल मैनर में और ना कोई रीजंस रिकॉर्ड किए ना ये किया, तो मतलब अभी है कि कोर्ट की जो डायरेक्शंस का वो अवमानना गिना जाएगा। उनको उन पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी एक्शन भी होगा जहां वो पोस्टेड है, और साथ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी चालू होगा जिस हाई कोर्ट के अंतर्गत वो माननीय हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्शंस को ही कंप्लाई नहीं कर रहे तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। ठीक है जी। आगे फिर लिखा अथोराइजिंग डिटेंशन विदाउट रिकॉर्डिंग रीजंस एफोर्सेड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब देखिए, अब मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर भी डायरेक्शन लागू होती है, उनके ऊपर भी डिपार्टमेंटल एक्शन होगा बाय हाई कोर्ट के अंदर, बाय प्रिफर्ड हाई कोर्ट। अब जो भी मजिस्ट्रेट साहब जो होते हैं, प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं, वो हाई कोर्ट के अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होते हैं। तो मान लीजिए जो भी जिस स्टेट के अंदर वो मजिस्ट्रेट हैं और उनकी जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट की जो अंदर आते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के, तो हाई कोर्ट भी उनके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन चला सकता है अगर वो ये कंप्लाई नहीं करेंगे डायरेक्शंस को। तो आगे फिर आगे साथ में लास्ट लाइन देखिए, ये लिखा है उन्होंने, वी डायरेक्ट दैट अ कॉपी ऑफ दिस जजमेंट बी फॉरवर्डेड टू द चीफ सेक्रेटरी एंड आल्सो द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरी एंड द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द हाई कोर्ट्स फॉर ऑनर ट्रांसमिशन एंड इंश्योरिंग इट्स कंप्लायंस। कंप्लायंस के लिए जजमेंट की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉपी जो है जितने भी चीफ सेक्रेटरीज हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं स्टेट के, उन सबके पास फॉरवर्ड कर दी जाए, और रजिस्ट्रार जितने भी हाई कोर्ट है, ताकि इस जजमेंट को ड्यूली कंप्लाई किया जा सके। ठीक है जी। तो फिर इसके बाद लिखा है इन्होंने, The High Court has granted by this order, High Court has granted provisional bail to the appellant on conditions we make it the order absolute। तो फिर ये पिटिशनर की अपील को अलाउ कर दिया और पिटिशनर को एंटीसिपेटरी बेल दे दी। तो ये थी 21 पेज की जजमेंट डबल बेंच ने पास की थी, जो 2014 में आई थी। तो अब ये जजमेंट सब जगह एप्लीकेबल है। जो लोग, जिन लोगों पे केसेस अभी लगे हुए हैं, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली ही सारा काम होगा, जो भी जजमेंट में जो डायरेक्शंस पास की हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब भविष्य में भी इस तरह की और जजमेंट्स के भी साथ लेकर आएंगे। अगर आप उम्मीद है आप, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।